नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ दिल्ली से मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम भी जुड़े हैं। इस वक्त ईटी नाउ स्वदेश के स्क्रीन पर आप होली के रंगारंग धूम देख रहे हैं। ईटी नाउ स्वदेश होली का त्योहार आज और कल आपके सामने लेकर आएगा। हर रंग खुशहाली के आपके जीवन में बने रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। होली आज होली ईव है आज शाम को, और साथ ही धुलेटी का त्योहार यानी कि रंगोत्सव का त्योहार कल होगा। और इसी उपलक्ष्य पर कल भारतीय बाजार बंद रहने वाले हैं, तो आज ही से ईटी नाउ स्वदेश पर आप होली की सारी धूम, रंगोत्सव की सारी धूम देख रहे हैं। और इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से होली मनाई जाएगी, इसके कुछ तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। लेकिन कल जब होली पर महाकवरेज हम आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि कल ही रंगोत्सव होगा, तब हम आपको देश के कोने कोने में किस तरह होली मनाई जा रही है वो भी बताएंगे। अभिषेक, गुड आफ्टरनून टू यू। हैप्पी होली। होली के त्योहार की आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। मानसी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी जो आप तस्वीर देख रही थी, जो पहली तस्वीर थी ना, जिसमें लोग नाव पे बैठ के होली मना रहे हैं, होली गाई भी जाती है। देखिए, वो तस्वीरें थी बनारस की, और बनारस में ना होली का एक अलग ही अनोखा अंदाज होता है। वहाँ तो श्मशान पर भी होली मनाई जाती है, तो ये अंदाज शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा। तो उस शहर की जीवटता को दिखाता है, उस शहर की पुरातन सनातन संस्कृति को दिखाता है। और होली मतलब रंगारंग त्यौहार है, कई छटा है होली की, और दिन भर हम सेलिब्रेट कर भी रहे हैं। मुहे रंग दो हरा हमने आज की कवरेज का नाम दिया है, और उम्मीद करके चलेंगे कि बाजार भी यहाँ से थोड़ी सी हरेपन की तरफ बढ़े। हरा बहुत ज़रूरी है, हरा चाहिए। लाल लाल देख के हम थक गए हैं मानसी। आज हालांकि देखिए, बाजार ने थोड़ी शुरुआत ऐसी की थी कि हरे रंग में आया था, लेकिन थोड़ा जोश गायब है आज के सत्र में। निफ्टी बैंक हल्की सी तेजी पर कारोबार कर रहा है। लाल और हरा दोनों रंग आज बाजार में, होली के दोनों रंग ही देख रहे हैं हम। हाँ, दोनों रंग हैं। निफ्टी बैंक कोशिश कर रहा है कि हरे रंग को थोड़ा मेंटेन किया जाए, लेकिन लाल रंग थोड़ा सा प्रमुखता से दिख रहा है। हम चाहेंगे कि ये होली बीते, मार्च का महीना बीते, फिर अप्रैल में तो कंपनीज के नंबर आने शुरू हो जाएंगे चौथी तिमाही के। उम्मीद करके चलेंगे, चीज़ें तो बेहतर होनी शुरू हो गई हैं। अब वो कुछ दिनों की बात है। देखिए, ट्रंप वाला हैंगओवर वो रहेगा, और बाजार उसको कब तक डिस्काउंट करता है ये भी देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन आईआईपी के अच्छे आंकड़े, 5% आपकी आईआईपी हो गई, 3.7% आपकी महंगाई दर हो गई 7 महीने के निचले स्तर पर, ये है। जीडीपी के आंकड़े अच्छे आए थे। एफआईज यही सब देख के धीरे धीरे मन बनाएंगे लौटने का। और अगर अमेरिका में अगर पेन बढ़ता है, जो वहाँ चर्चाएं चल रही कि वहाँ की इकोनॉमी मंदी में जा सकते हैं, तो एफआईज को तो ग्रोथ चाहिए। वो अमेरिका में मिले, वो चीन में मिले, वो भारत में मिले, जहाँ पर भी मिल जाए वो अपना पैसा रूट करेंगे। तो देखते हैं कि ये चीज़ें कब तक होती हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि 22,000 के आसपास बेस बना के बाजार ऊपर आया। 22,500 400 की रेंज में थोड़ा सा समय बिताता हुआ दिख रहा है। आज की बड़ी बातें स्क्रीन पर आ गई हैं, और फटाफट एक बार बता देते हैं कि आज की मेजर हाइलाइट्स क्या हैं। तो निफ्टी दिन के निचले स्तर के आसपास ही है, 60 अंकों के आसपास कल की गिरावट है। आज रेंज भी सीमित ही रही है, 22,400 के आसपास का लेवल है। बैंक निफ्टी भी आप देखेंगे तो ऊपरी स्तर से करीब 300 अंक नीचे आ गया है। बहुत मुश्किल से कोशिश है हरे निशान में टिकने की। रियल एस्टेट, मेटल और ऑटो शेयरों में आज कमजोरी आपको दिखेगी, लेकिन ऑयल रिफाइनिंग जो शेयर है वहां पर जोश है। कुछ दिनों पहले भी हमने देखा था कि चेन्नई पेट्रो में जबरदस्त 9-10% की तेजी थी। आज एमआरपीएल में 7% के आसपास की रफ्तार दिख रही है। तो ये खेमा थोड़ा एक्टिव हो रहा है, लेकिन ग्लोबल बाजारों से संकेत थोड़े से कमजोर साइड के ही हैं। यूरोप के बाजारों की जो शुरुआत हुई है वो कमजोर हुई है। आप देखेंगे कैक डेक्स वहां पर कमजोरी है, आधे % नीचे है। डाउ फ्यूचर की बात करें तो 150 अंकों के आसपास की नरमी डाउ फ्यूचर में भी है, और नैस्डैक फ्यूचर भी करीब 1% टूटा हुआ है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली चीज़ ज़रूर है। एक एफएनओ की पोजीशनिंग भी समझेंगे। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, आज एक रेंज में ही बाजार को निकाल दिया, और 1 घंटे का समय बचा है। लगता नहीं कि कोई ज़्यादा एक्शन अब यहाँ से होने वाला है। होने वाला भी नहीं है, और होने के चांसेस भी कम है। जैसे मैंने आपको सुबह भी आपके सामने बात जिक्र किया था कि एक तो विक्स थोड़ा सा लिमिटेड है, दूसरा अगर आप मार्केट के लिहाज से भी देखेंगे, हालांकि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मार्केट 67 पॉइंट डाउन आ जाएगा और बैंक निफ्टी में अपने सारे गेंस खो बैठेगा। बट ये अनफॉर्चुनेट है कि मार्केट बार बार आके यहाँ पे आके स्ट्रगल कर रहा है। और 22,600 को जो कॉल राइटिंग है वो काफ़ी एग्रेसिव राइटिंग है। मैंने सुबह भी आपके बारे में जिक्र किया था कि 600, 700 और 800 की कॉल में ना 1-1 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं। उनको भेद पाना बड़ा मुश्किल है। मेरा अपना अनुमान था कि आज निफ्टी कम से कम एक बार 22,600 को टेस्ट जरूर करेगा, और आज का जो हाई लगा है
वो है 558। तो यानी कि 550 तक तो गया, बट 600 तक की ट्राजेक्ट्री को पूरा नहीं पा पाया और वापस वहाँ से घूम के आज इसने अपना ओपन लो को तोड़ दिया। ओपन कहने का मतलब जिस प्राइस पे खुला 541 पे, उसको तोड़ने के बाद वीकनेस में आ गया है। दूसरा पॉइंट बैंक निफ्टी का है। आज बैंक निफ्टी से उम्मीदें बहुत थी कि आज मेरे को ये उम्मीद थी कि आज 48,500 को लगा देगा, बट ये भी आधे ही रास्ते से मुड़ाया। तो ये बात सच है कि मार्केट के पास फोर्स की कमी है, थोड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे। सुबह हमने आपको वन लाइनर 2 लेवल्स दिए थे। फर्स्ट लेवल इज़ 22,800 एंड सेकेंड लेवल इज़ 48,800। दोनों के 800 वाले लेवल हैं, दोनों पार हो जाएंगे तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, बार बार आपको ऊपर से नीचे आने की, बार बार ऊपर से नीचे आने की, इस पे काफ़ी हद तक लगाम लग जाएगी। फिर बार बार ऊपर से नीचे नहीं आओगे। पहला पॉइंट में ये बदलाव आएगा। दूसरा, अगर नीचे आ भी गए तो सेकेंड डे ही आप रिकवर कर पाओगे, क्योंकि वो स्टिल टिपिकली थोड़ा मार्केट है ना, बाइंग ऑन डिप्स का मार्केट हो जाएगा। अभी भी हम सेल ऑन राइज मार्केट के अंदर ही जूझ रहे हैं, जैसे तैसे करके जूझ रहे हैं। इसलिए सुबह जब आप मेरे से क्वेश्चन भी पूछ रहे थे गिफ्ट निफ्टी की 40 पॉइंट ऊपर है, तब भी मैंने आपके सामने ये बात रखी थी, मेरे को गिफ्ट निफ्टी से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट की जो प्रॉब्लम है वो गिफ्ट निफ्टी है ही नहीं। मार्केट की प्रॉब्लम अपनी कोर स्ट्रेंथ है, जिस पे वो अच्छे से भी प्ले नहीं कर पा रहा। बट एनी हाउ, बहुत सारी चीज़ें हैं और होली का पर्व भी है, सबको बधाइयाँ भी देनी है और बधाइयाँ लेनी भी हैं सभी से। तो इसलिए कार्यक्रम की शुरुआत करें। मैं ऑलरेडी थोड़ी देर पहले देख रहा था अपने विंडो में मसाने की होली, यानी कि जो बनारस में खेली जाने वाली होली है, उसकी कुछ तस्वीरें दिखा रहे थे। अद्भुत तस्वीरें होती हैं। खैर, मैं तो थोड़ा भावुक आदमी हूँ, तो इसलिए मैं ज़रा देख भी नहीं पाता और बोल भी नहीं पाऊँगा। तो इसलिए जो आपको अभिषेक जी ने और मानसी जी ने बताया, आप उसी से समझिएगा। और ये गजब की होली खेली जाती है बनारस में। तो ये जो होली का पर्व है, ये एक्चुअली में अगर देखा जाए तो अलग अलग रूपों में है, लेकिन ट्रेडिशनली ये नॉर्थ में बहुत अच्छे से खेली जाती है। अगर आप मथुरा वृंदावन में आए तो खैर वहाँ का जलवा और वहाँ का भक्ति और वहाँ का तृप्ति अलग है। आपको क्या क्या बोलें और क्या क्या छोड़ें, वैसे वाला कंसेप्ट है। कुणाल शाह इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं और एक बेहद ही खूबसूरत नाम है जिनका, ओशो कृष्ण। और मैं जिस होली पर्व की बात बोल रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण का भी बड़ा ही अद्भुत त्यौहार था और उन्हीं से ये होली खेलने की परंपरा बहुत अच्छे से भी चली है। ओशो, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और कुणाल भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। पहले तो आपको होली की बहुत बहुत बधाइयाँ हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, आपकी टीम को और आपके परिवार को। ये हेल्दी और वेल्दी होली रहे आपके लिए और भगवान करे ऐसी कई होलियाँ आप और अच्छे से देखें। ओशो भाई, आपसे जरा शुरू कर रहे हैं। ये बात सच है कि मार्केट की तबीयत ख़राब है, लेकिन बाजार टिका क्यों नहीं पा रहा सर? थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ेगा क्या? पूरी सीरीज़ तो नहीं लग जाएगी इसी 48,000 को और 22,500 को बचाने में? वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पल जी। सबसे पहले तो आपको, अभिषेक जी, मानसी एंड सभी प्रोडक्शन टीम एंड व्यूअर्स को हैप्पी होली इन एडवांस। एंड एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले साल में काफी अच्छी हरियाली पोर्टफोलियो दिखाई दे हमें। बट अब कमिंग टू द पॉइंट कि यहाँ पे मार्केट क्यों इतना स्ट्रगल कर रहा है, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हम देखें, निफ्टी में जो लास्ट वीक का पुल बैक आया था एंड प्रीवियस 5 दिन से बहुत ही सबड्यूड क्लोजिंग दिखा रहा है। आज भी अगर हम देखें, जो फ्यूचर्स हैं, ग्लोबल मार्केट के फ्यूचर्स हैं, उसमें एक थोड़ी गिरावट की वजह से हमारे मार्केट भी हायर लेवल से थोड़ा सा अपना सेंटिमेंट्स या कन्विक्शन लूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग तो नहीं है, बट यहाँ पे ये बोला जा सकता है कि बेयर्स भी बहुत स्ट्रांगली कन्विंस नहीं है मार्केट में यहाँ से सेल ऑफ करने के लिए। तो ये थोड़ा सा स्टेबिलिटी का टाइम लगेगा, मार्केट और कुछ दिन लगा सकता है स्टेबलाइज होने में, बट यहाँ से हायर लेवल्स की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। तो थोड़ा टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव पे टाइम वाइज करेक्टिव फेज में मार्केट है। एंड जब तक अपने 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं ब्रेकआउट करता है, तब तक बहुत कन्विक्शन बाइंग के तरफ भी नहीं है। थोड़ा सा अनक्लियर है डायरेक्शन निफ्टी का स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो। बट अगर मुझे लगता है, जैसा आपने शो के स्टार्टिंग में भी बताया, कि 22,800 के ऊपर निकलने के बाद ही यहाँ से मार्केट में एक अच्छा सा रिटर्न, अच्छा सा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। तो मेरा भी सेम मानना है कि हायर लेवल्स पे 650 700 का इमीडिएट एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 800 क्रॉस करने के बाद हमें मार्केट में वापस से मोमेंटम रिटर्न होते हुए दिखाई दे सकता है।
स्टेबल होने में थोड़ा समय ले रहा है बाजार और उम्मीद यही है कि जल्दी ये स्टेबिलिटी स्थिरता जो है 22,800 के लेवल्स जो है उसके दर्शन हो। लेकिन क्विकली आगे बढ़ेंगे और आपको एक कंपनी के मैनेजमेंट से बात करवाते हैं। जेंसॉल इंजीनियरिंग कंपनी के 600 करोड़ जुटाने की योजना है। बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर कंपनी फंड रेज की योजना प्लान्स बनाकर चल रही है। इस पूंजी का कंपनी कहां इस्तेमाल करेगी, आगे कंपनी के क्या प्लान्स हैं, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच क्या है, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए कंपनी के को फाउंडर अनमोल सिंह जग्गी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल जी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो होली और रंगोत्सव की आपको ढेरों शुभकामनाएं। आपको भी मैम और आपके सारे व्यूअर्स को भी होली की शुभकामनाएं। शुक्रिया। अनमोल जी, सबसे पहला सवाल, ये जो फंड रेज की खबर आई है उससे जुड़ा हुआ ही है। कंपनी 600 करोड़ प्लान कर रही है इन ऑर्डर टू रेज और स्ट्रेंथन बैलेंस शीट। किस तरह के प्लान्स बनाकर चल रहे हैं आप? इसी के तर्ज पर जीरो डेट गोल अचीव कैसे किया जाएगा? तो मैम अभी जो हमने आज सुबह बोर्ड मीटिंग हुई थी और आज सुबह की बोर्ड Recording in progress. डिसाइड हुआ कि 600 करोड़ रुपए हम लोग फंड रेज करेंगे। 400 करोड़ रुपए एफसीसीबी के थ्रू आएगा और 200 करोड़ रुपए प्रमोटर वारंट्स के थ्रू आएगा। ये पैसा जो है ये हमको मदद करेगा हमारा डेट इक्विटी रेशियो ठीक करने के लिए, और हमारी जो 7,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की लिमिट्स और लाने के लिए प्रोवाइड करेगा। तो इससे ये वाले पैसे से हम ना केवल अपना डेट कम करेंगे बट हम हमारी जो प्रोजेक्ट्स के लिए हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए वो भी हमें इससे मिलेगा। काम हमारे पास काफी सारा है और इस काम को देखते हुए हम ये इक्विटी को रेज कर रहे हैं और ये इक्विटी को रेज करके बहुत 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 अच्छा परिणाम की आवश्यकता है। अनमोल जी जग्गी जी हमारे साथ जुड़े हैं। अनमोल जी नमस्ते। पहले तो आपका नाम बहुत अच्छा है। तो एक गल थोड़ी होर भी है, जब मैं पंजाबी ਨੂੰ किसी ਨੂੰ देख लेना ना तो मैं हिंदी ज़रा बोल नहीं सकता, फिर मेरी अपने आप ही पंजाबी कितों ना कितों निकल ही आती हैगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल। अच्छा लग रहा है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करके। तो मैं एक बहुत देसी ਜਿਹਾ क्वेश्चन पूछना भाजी, ये जो 600 करोड़ रुपया तुम ਚੱਕ ਰਹੇ हो मार्केट तो ये खर्च किमें करोगे? मतलब आप एक्सपेंड कैसे करोगे? फ्यूचर प्लानिंग की है थोड़ी? सोलर में भी हो आप ईवी में भी हो, आप कैसे कैसे बढ़ाओगे बिजनेस को, कैसे बढ़ाओगे आगे? मेजर थैंक यू जी। मेजर मैं ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਬਟ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਆਨਸਰ ਕਰਦਾ ਤੇ मेजर जो हिंदी से करो, हिंदी दे दो। हाँ, मेजर जो ये पैसा है सर ये हमारे सोलर ईपीसी के बिजनेस में जाने वाला है। सोलर ईपीसी के बिजनेस में जैसे कि मैंने पहले बताया हमारे पास काफी बड़ी ऑर्डर बुक है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमें एग्जीक्यूट करने हैं। इन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत है और ये जो 600 करोड़ रुपए की इक्विटी है ये हमें हेल्प करेगी वो वर्किंग कैपिटल का गैप ब्रिज करने के लिए। ना जस्ट ये, जैसे हम ये प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट और हमारा कैश फ्लो और ज्यादा इंप्रूव होगा, उससे हम हमारा डेट की रिटायरमेंट भी करेंगे। आज के दिन में हमारी कंपनी पे कुछ 1150 करोड़ रुपए का डेट है। ये ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करके और इसके प्रॉफिट से हमारी उम्मीद है कि हम काफी अपना डेट रिडक्शन कर सकेंगे। तो मोस्टली ये पैसा सारा का सारा वर्किंग कैपिटल में जाने वाला है हमारी प्रोजेक्ट्स और हमारी ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए। अनमोल जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूं, आपको होली की शुभकामनाएं। एक चीज आप और बता दीजिए कि अब यहां से कौन से सेगमेंट्स हैं जहां पर आप ज्यादा फोकस करने जा रहे हैं, और दूसरी चीज शेयर होल्डर आपको हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत ही गंभीरता से सुन रहे हैं, उनको आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? सर पहली बात, जो हमारा फोकस है कंपनी का, हमारा 80 से 90% रेवेन्यू जो है वो सोलर ईपीसी से आता है और हमारा फोकस उसी को डबल डाउन ट्रिपल डाउन करने का रहेगा कि हम हमारी इसमें इसी सोलर ईपीसी के काम में ही हम हमारी रेवेन्यू को 2 गुना 3 गुना करें। ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। दूसरा जो मेरा मैसेज रहेगा शेयर होल्डर्स को वो ये रहेगा कि आपके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम हार्ड वर्क कर रहे हैं और हम अभी जो करंट सिचुएशन को बहुत जल्दी टर्न अराउंड करते हुए हम बहुत अच्छा ये 600 करोड़ की इक्विटी की हेल्प से और जो हमने बाकी डाइवेस्टमेंट करी है एक सब्सिडरी कंपनी की और 3000 गाड़ियों की जिससे हमारा 615 करोड़ से डेट कम होगा, ये दोनों चीजों की वजह से आपको बहुत ही जल्दी इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देंगे। मैनेजमेंट पूरे तरीके से कमिटेड है, दिन रात मेहनत कर रही है पूरी, हम और हमारी टीम दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि हम हमारे सारे शेयर होल्डर्स को अच्छे रिजल्ट्स दे सकें। हम भी ठीक है जग्गी जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत ਵਧੀਆ लगे। मैं जाते जाते पंजाबी च एक बस गल कह रहा, जल्दी मिलांगे आपां, फिर कोई होर गल भी होगी तो फिर आपां होर कुछ भी पूछांगे। थैंक यू वेरी मच, सत श्री अकाल, तो हैप्पी होली भाजी।
ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਕਿ ਟੀਵੀ 'ਚ। मैंने 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣੀ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦੋਗੇ ਆਂਦੇ ਰਹਿਣ ਟੀਵੀ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਰਹੋ ਫਿਰ ਭਾਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਏ ਫਿਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਬੁਲਾਣਾ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜੀ ਬਥੇਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लग रहा है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करके, थैंक यू वेरी मच भाजी, थैंक यू। तो जेंसॉल की मैनेजमेंट थी और उन्होंने काफ़ी हद तक क्लैरिफाई कर दिया कि जो 600 करोड़ रुपया एक्चुअली में वो रेज़ कर रहे हैं ये भी बताया, 600 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं ये भी बताया। देखो शेयर टूटा, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, आज भी सर्किट लगा हुआ है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। एक बार दिखा दो जरा मंथली वीकली वाला भी चार्ट भी। लेकिन हाँ, मैनेजमेंट क्लैरिफाई कर रहा है। और जैसे लोगों के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, हमने भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे, मैनेजमेंट ने गट्स दिखाए, सामने आके बैठ के बात रखी कि देखिए हम क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। इसी महीने तक की गिरावट आप देख रहे हो करीब 50% तक की है। और मैनेजमेंट अगर आके बोले तो ये बात अच्छी है, क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे सभी मैनेजमेंट से हम एक्सपेक्ट करते हैं, जिनसे हम कल भी बातचीत कर रहे थे ना इंडस्विफ्ट से, उनकी मैनेजमेंट से भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आके अपनी बात तो रखें सामने, समझ में तो आए कि आखिरकार प्रॉब्लम कहाँ है और कैसे उसको ठीक किया जाएगा। मेरे दोनों सहयोगी भी हैं मेरे साथ, उनके पास काफ़ी सारे सवाल हैं मार्केट से जुड़े हुए, मानसी के पास और अभिषेक के पास, उन्हीं के पास सुनते हैं। आने वाले 1 घंटे के लिए क्लोजिंग तक 45 मिनट्स ऑलमोस्ट टू दी क्लोजिंग। हाँ, लास्ट ट्रेड ऑफ द वीक कह सकते हैं, ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक क्या कुछ आपके लिए लेकर आने वाले हैं, क्विकली आपके स्क्रीन पर रख देते हैं। BTST कॉल्स तुरंत आपके सामने अभी आ जाएंगे, सारे के सारे एक्सपर्ट से स्टॉक स्पेसिफिक उनके रिकमेंडेशन जानेंगे क्लोजिंग ट्रेड्स में। उसके साथ BTST STBT ट्रेड्स भी होंगे, ट्रिगर्स भी जानेंगे और साथ ही बाजार के पूरे एक्शन पर हमारा फोकस होगा। चलिए सीधा क्लोजिंग ट्रेड से शुरुआत करते हैं। शुरुआत कुणाल आपसे करना चाहेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स हैं इस वक्त आपके रेडार पर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून मानसी। फर्स्टली तो आपके सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस हिसाब से हमने मार्केट्स में आज देखा है वोलेटिलिटी, क्योंकि एक्सपायरी है निफ्टी की वीकली, डेटा यही सजेस्ट करता है कि आज की शायद एक्सपायरी 22,400 450 के रेंज के आसपास ही हो जाएगी। 22,600 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि 20 DA में है, जो हम उसको सरपास नहीं कर पा रहे हैं। बैंक निफ्टी भी एक साइडवेज ट्रेंड में है, 48,000 की स्ट्राइक प्राइस में कॉल और पुट राइटर्स काफी एक्टिव है, सो यहाँ पे भी एक फ्लैटिश एक्सपायरी हम देख रहे हैं। सो ओवरऑल मार्केट आज के ट्रेडिंग सेशन में तो कहीं नहीं जाने वाला है, बट मुझे लग रहा है कि बाय ऑन डिप का अप्रोच रखना चाहिए मार्केट में। डिप मिले तो यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। 22,600 के ऊपर एक रियल मोमेंटम आना स्टार्ट होगा। यहाँ पे 2 रिकमेंडेशन होंगे, दोनों बाय साइड पे रहेंगे। फर्स्ट रहेगा कैम्स, कंप्यूटर एसेट मैनेजमेंट। स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है, पिछले 3-4 दिनों के हाई को निकाल रहा है, प्लस तो ओपन इंटरेस्ट भी आप देखोगे तो आज का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट गेनर भी है, तो लॉन्ग बिल्टअप क्लियरली विजिबल है स्टॉक में। तो यहाँ से मोमेंटम और पिकअप हो सकता है, तो उसको बाय करने की सलाह रहेगी। 3280 का आपको स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड पे, हाई लेवल्स पे 3,550 और 3,700, ये 2 टारगेट्स रहेंगे कैम्स में। सेकेंड स्टॉक है वो है बैंकिंग के स्पेस में से है, और स्टॉक का नाम है कोटक बैंक। आई थिंक कल के ट्रेडिंग सेशन में एक ब्रेकआउट आया था, आज हमने फॉलोअप मूव देखा है स्टॉक में, सो यहाँ पे मोमेंटम और भी कंटिन्यू रहना चाहिए और मुझे लगता है कि कोटक बैंक वापस एक नए हाई की तरफ जाएगा। सो 1987 1988 के आसपास करंटली ट्रेड कर रहा है, करंट लेवल पे बाय कर सकते हो। 1950 का स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड पे, 2020 और 2050, ये 2 टारगेट्स रहेंगे हार्ड। इंडेक्सेस पर भी होनी चाहिए, क्योंकि जब बुलेटिन की शुरुआत हमने करी तो बैंक निफ्टी एटलीस्ट सपोर्ट दिखा रहा था, लेकिन इस वक्त सारे के सारे इंडेक्सेस में चाहे फिर वो बेंचमार्क हो या ब्रॉडर मार्केट से ऊपरी स्तरों से बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है। सेंसेक्स में करीब आप देखेंगे 400 अंकों की गिरावट ऊपरी स्तरों से देखी जा चुकी है। निफ्टी में भी गिरावट का रुझान तो है ही, लेकिन बैंक निफ्टी के चार्ट्स पर भी एक नजर होनी चाहिए। ऊपरी स्तरों से गिरावट वहां पर भी हावी होती हुई ऑलमोस्ट 300 अंकों की बिकवाली ऊपरी स्तरों से बैंक निफ्टी में 48,000 के लेवल्स के आसपास इस वक्त, और ब्रॉडर मार्केट्स मिड कैप स्मॉल कैप में भी गिरावट का रुझान इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो मार्केट के सेंटिमेंट्स जो हैं काफी ज्यादा वॉलेटाइल इस वक्त नजर आ रहा है। डिजायर ओशो कृष्णन से भी उनके क्लोजिंग ट्रेड्स जानते हैं। गुड आफ्टरनून ओशो, बताइए आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे। वेरी गुड आफ्टरनून मानसी। 2 बाई की ही रिकमेंडेशन है, एक तो कुणाल ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। कैम्स में मेरा भी व्यू बाई का ही है कि सेम लेवल से अप्रोक्सीमेटली स्टॉप लॉस 3260 का सजेस्ट किया हुआ है एंड अप्रोक्सीमेटली टारगेट नियर अबाउट 3620 का है। ये काउंटर में काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, एक रिवर्सल का सिग्नल दिखा रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छा बाई का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सेकेंड काउंटर जिसमें बाई ट्रैक्शन बन रहा है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स।
यूनाइटेड स्पिरिट्स में अगेन एक स्ट्रॉन्ग 3 दिन से काफी अच्छी बाइंग ट्रैक्शन दिखी है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सो यूनाइटेड स्पिरिट्स को करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है। 1320 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड 1420 तक के टारगेट हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। बट इसके अलावा एक होली स्पेशल पिक लेकर के आया हूँ। होली स्पेशल में मुझे लगता है यहाँ पे जिस काउंटर में काफी अच्छा पोटेंशियल है वो है एवेन्यू सुपरमार्केट। सो एवेन्यू सुपरमार्केट का पोजिशनल व्यू के हिसाब से करंट लेवल्स पे बाई करके चलना चाहिए। इसका अगर हम वीकली टाइम फ्रेम देखें तो नियर अबाउट 3400 के आसपास काउंटर मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है एंड यहाँ से काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलता है। सो एवेन्यू सुपरमार्केट को करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है। 3400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड पोजिशनली एक लंबे अवधि के लिए नियर अबाउट 5200 तक के टारगेट से, बट मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में 4300, 4500 एंड देन 5200 तक के टारगेट्स हमें एवेन्यू सुपरमार्केट में देखने को मिल सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए होली स्पेशल पिक भी एवेन्यू सुपरमार्ट सोशो की तरफ से मैं मिलती हुई टारगेट स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी पूरी आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कुल मिलाकर 5 कॉल्स दोनों कुणाल और ओशो की तरफ से, जहां पर कैम्स पर दोनों का ही कन्विक्शन बनता हुआ, दोनों के क्लोजिंग ट्रेड्स में स्टॉक शामिल। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, एवेन्यू सुपरमार्ट, यूनाइटेड स्पिरिट्स। लेकिन हमारी पैनल पर 2 और एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं, ये उनका भी स्वागत करते हैं। एडलेटिक्स से आदित्य अरोड़ा है हमारे साथ और सना सिक्योरिटी से रजत शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है 18 आवर स्वदेश पर और आप दोनों को ही हैप्पी होली। शुरुआत आदित्य आपसे एक बार करना चाहेंगे, बताइए स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन और कोई होली स्पेशल पिक हो तो वो भी बताइएगा। Happy Holi to you and to all our viewers and to all our panelists. देखिए थोड़े हरे रंगों के साथ हो रही है तो अच्छा लग रहा है। थोड़े दिन पहले माहौल कुछ और था, अभी माहौल सुधर रहा है तो बेहतरीन हो रहा है एनवायरमेंटल। मुझे लगता है टेक्सचर थोड़ा बना रहेगा क्योंकि स्पिरिट देखने को मिल रही है कुछ दिनों से। 2-3 ग्लोबल बाजार में अच्छी मंदी है फिर भी हमारा बाजार अच्छी तेजी दिखा रहा है, तो मुझे लगता है ये टेक्सचर बना रहेगा। इसके चलते मुझे लगता है कि 1-2 सेक्टर है जो कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मर है। पहला मुझे लगता है फार्मा सेक्टर और केमिकल सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। इसमें कोरोमंडल मेरी पिक रहेगी जो केमिकल सेक्टर है, इसको बाय किया जा सकता है 1797 में। 1720 रहेगा स्टॉप लॉस और 1880 से लेके 1920 का रहेगा टारगेट। रहेगी मेरी पहली पिक। और दूसरी होली स्पेशल पिक में भी मेरा ध्यान केमिकल सेक्टर की तरफ जा रहा है। मुझे लगता है काफी अच्छी बिल्डिंग एक्टिविटी के बाद ये सेक्टर बहुत आउटperformance दिखा रहा है, तो होली पिक है मेरी नवीन फ्लोरिन। काफी बेहतरीन गुड क्वालिटी स्टॉक इन केमिकल सेक्टर। एक कंसोलिडेटेड स्टॉक एक ब्रेकआउट दिखा रहा है, इनको बाय कर सकते हैं 4100 में। स्टॉप लॉस रहेगा 3400 का और टारगेट रहेंगे 4800 से। मंडल के लिए नवीन फ्लोरिन के लिए 4800 तक के टारगेट सुझा रहे हैं आदित्य। ठीक है, आदित्य से भी जानेंगे कि उनके ये होली स्पेशल पिक कौन सी है, रंग में हरे जोश से भरे, थोड़ी देर में जानेंगे। लेकिन रजत शर्मा को शामिल कर लेते हैं शो में, सना सिक्योरिटी से। रजत जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। एक बाजार पर आपसे व्यू चाहिए। देखिए आईआईपी के अच्छे आंकड़े आए, सीपीआई भी घट गया, महंगाई में हमने सॉफ्टनेस देखी है 4% के नीचे। ग्लोबल बाजारों से ऐसा कोई डिस्टर्बेंस था नहीं कल के सत्र में। बाजार फिर चला क्यों नहीं आज? प्रॉब्लम कहाँ पे है सर? टैरिफ वाली चिंता है लेकिन कल तो कुछ नया आया नहीं है। रजत जी, रजत तक शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, उनको फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि निफ्टी की जो गिरावट है वो हो गई है 80 अंकों की और निफ्टी बैंक भी ऊपरी स्तरों से 300 अंक फिसल के बाकायदा लाल निशान में फिसल गया है। हमारे साथ रजत शर्मा जुड़ गए हैं फिर से। रजत जी, आपको आवाज़ आ रही है अब साफ साफ? हाँ, अब बिल्कुल क्लियर है, थैंक्स। हाँ, तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा था सर कि आज तो हमें लगा कि नहीं मामला ठीक हो जाएगा, सीपीआई में कमी, आईआईपी में बढ़त, पहले हमने जीडीपी देखा था बढ़िया नंबर आए थे, एफआईएस की जो सेलिंग फिगर है वो भी क्वांटम बहुत छोटा हो चला है, धीरे धीरे बाजार उसको डिस्काउंट भी कर रहा है। तो आज बाजार चला क्यों नहीं? ट्रम्प की टेंशन क्या इतनी सताएगी बाजार को? बिल्कुल यही एक वजह हो सकती है, बिकॉज एज यू सेड, मैं अगर इन फैक्टर्स के सिवाय और भी फैक्टर्स गिनाऊं, आई थिंक ये काफी हद तक, जैसा कि आपने बोला, मैं भी आज सुबह अखबार में रिटेल इन्फ्लेशन नंबर पढ़ रहा था एंड आई थॉट
जैसा मैंने कहा है पहले भी आपको कि एफएमसीजी इज वन ऑफ माय फेवरेट सेक्टर्स राइट नाउ बिकॉज वैल्यूएशन उसमें काफी अच्छे, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि काफी अच्छी न्यूज है। नॉट जस्ट दिस, इसके सिवाय भी अगर आप देखें जितने भी फंडामेंटल रीजंस हैं, जितने भी फंडामेंटल ट्रिगर्स हैं, बहुत पॉजिटिव है इंडिया के लिए। और अब तो बाजार के गिरने के बाद बाजार का वैल्यूएशन भी बहुत अच्छा हो गया। बट जैसा कि मैंने कहा था, ये 2 अप्रैल तक जब तक पता नहीं लग जाता कि टैरिफ्स का क्या इम्पैक्ट पड़ा और कौन सी कंपनियों ने बोला कि हमको मार्जिन्स पे इसमें हिट होगा, पर्टिकुलरली जब फर्स्ट क्वार्टर 2026 के अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स आने शुरू होते हैं, तब तक ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट रहेगा। इसीलिए आई थिंक मैंने शायद पिछली बार भी बोला था और मैं अभी भी बोलता हूं दैट उन बिजनेसेस पे तब तक फोकस करो टू द एक्सटेंट आपको इंक्रीमेंटल कैपिटल इन्वेस्ट करना है जो इंडिया के लिए बना रहे हैं और जिनका माल बिक भी इंडिया में ही रहा है। और ये शायद एक और रीजन था कि मैं एफएमसीजी पे काफी पॉजिटिव था और अभी भी हूं, क्योंकि ना कि उसके वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं, उनको ये ट्रम्प के टैरिफ वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई थिंक मेजर ड्रैग जो मैं देख रहा हूँ वो आईटी की तरफ से आ रहा है, बिकॉज वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम, वो जैसा यूएस में टैरिफ्स वगैरह लगाए वहां उनके अपने ही देश में रिसेशन का इतना फियर हो गया और इंडियन आईटी कंपनीज का अराउंड 90% रेवेन्यू तो बाहर से ही आता है, अराउंड 60-65% फॉर आईटी, इन्फोसिस एंड टीसीएस वो यूएस से ही आता है। तो आई थिंक उसकी वजह से आईटी सेक्टर में काफी गिरावट आ रही है, उससे सेंटिमेंट खराब हो रहा है। बट अदरवाइज ना सिर्फ रिटेल इन्फ्लेशन, ऑल अदर मैक्रो डेटा आप देखिए, एक के बाद एक बड़े फंड हाउसेस इंडिया पे बुलिश हो रहे हैं। वैल्यूएशंस हैव इम्प्रूव्ड, वन बिकॉज ऑफ फॉलिंग, मतलब प्राइसेस के गिरने की वजह से, स्टॉक प्राइसेस गिरने की वजह से वैल्यूएशन अब काफी अट्रैक्टिव हो गए। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा मौका बनता जा रहा है खरीदारी का, खासकर उन सेक्टर्स में जहां बिल्कुल बिल्कुल खरीदारी का अच्छा मौका बनता जा रहा है। आपसे शेयर भी पूछेंगे, आप थोड़ा सा वेट कीजिए रजत जी। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपके रडार पर फिर कौन से शेयर आ रहे हैं। वैसे मुझे भी ताज्जुब है कि आज बाजार मतलब इस तरह से क्यों, मतलब पॉजिटिविटी क्यों नहीं दिखी। कल जो एसआईपी के नंबर आए थे वो भी मेरे हिसाब से अच्छे आए थे। ठीक है 3 महीने के लोज पर थे, बट अभी भी 26,000 करोड़ रुपए की एसआईपी आ रही है। कोई टेंशन की बात तो ऐसा है नहीं। आपसे समझेंगे कि अगर किसी को निवेश करना हो तो आपको वैल्यूएशन के हिसाब से कौन से शेयर आकर्षक लग रहे हैं। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि ऑप्शन में अभी आपको ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। फाइव पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए क्या स्पॉट किया है आपने ऑप्शंस में? वेरी गुड आफ्टरनून। वेल आज ऑप्शंस रणनीति के हिसाब से मुझे लगता है कि यूनाइटेड स्प्रेड एक अच्छा काउंटर हो सकता है, बिकॉज एक शॉर्ट कवरिंग मूव जो है वो काउंटर के अंदर देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर 1360 का एक कॉल ऑप्शंस बाय करके चला जा सकता है, जिसका प्रीमियम करीब 24 रुपए के आसपास एट प्रेजेंट चल रहा है। सो 24 से बाइंग की सलाह रहेगी। डाउन साइड में स्टॉप लॉस 14 का रहेगा, अपसाइड पोटेंशियल 40 तक के लिए देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसका लॉट साइज 350 का है, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो लॉस है वो 3500 का रहेगा, वही मैक्सिमम प्रॉफिट 5600 तक देखने को मिल सकता है। एक और चीज बताइए, आपने प्योरली स्ट्रक्चर देखा है, ऑप्शन चेन चेक किया या फिर ये भी चेक किया कि सामने लंबा वीकेंड भी खड़ा है? जी बिल्कुल, सारे पॉइंटर्स पर यहाँ पर चेक किया है और इमीडिएट ब्रेकआउट्स के पास में स्टॉक मूव कर रहा है। लोअर साइड से जो रिकवरी मूव आया है, साथ ही साथ में अगर वीकली स्ट्रक्चर्स भी देखें, वहां पर भी कुछ बुलिश फॉर्मेशंस प्रायर वीक पे बनते हुए दिखे थे, जो कि इस हफ्ते भी कंटिन्यू होते हुए नजर आए हैं। पॉसिबिलिटीज लग रही है ये शॉर्ट कवरिंग मूव और फर्दर एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। बेस्ड ऑन दैट एक ऑप्शंस की रणनीति इस पर निकाली है। बढ़िया है। यूएसएल 1360 वाली कॉल खरीदनी है आपको 24 रुपए के भाव पर, लक्ष्य 40 रुपए का, स्टॉप लॉस 14 का, अधिकतम मुनाफा 5600, अधिकतम नुकसान 3500 रुपए के। ये प्रति लॉट की कैलकुलेशन से आपकी स्क्रीन पर शेयर में हम 1.5% के आसपास की तेजी फिलहाल देख रहे हैं। सचिन जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। एक और शेयर पर नजर डालेंगे और वो शेयर है बीएल का। बीएल में स्ट्रेंथ दिख रही है, बीएल को एक बढ़िया ऑर्डर भी मिला है। हालांकि आज बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं, लेकिन 1.5% की ही तेज़ी के साथ ये शेयर निफ्टी का टॉप गेनर भी है। बीएल में स्ट्रेंथ लगातार आ रही है। आप ज़रा बताइए कुणाल, शेयर को आप कहाँ तक जाते हुए देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि पुराने जो इसके लेवल्स थे 330, 340 के, उसको रीगेन करने के लिए तैयार दिख रहा है शेयर ये?
अगर आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर बीएल का अभी भी अच्छा ही है, जिस हिसाब से हमने 245 से रैली देखी थी स्टॉक में, और वहां से स्टॉक हार्ट ऑफ हाई बॉटम्स बना रहा है। तो जब तक ये जो स्विंग लो बनाया था स्टॉक में 270 का, तब तक नहीं तोड़ता है, तब तक व्यू बुलिश है। सो 280 के आसपास चल रहा है, तो अगली 10 रुपए नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सलाह रहेगी बाय ऑन डिप की। 280 चल रहा है, अगर आपको 275 276 के आसपास मिलता है तो बेस्ट बाय रहेगा। 265 का एक स्टॉप लॉस लगाया डाउन साइड पे। हाई लेवल्स पे हम एटलीस्ट देख सकते हैं, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 300 का है, और अगर 300 के ऊपर निकलता है तो आप जो लेवल्स की बात कर रहे हो 330 340, उसके भी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आज एक सरकारी कंपनी का दिन और बढ़िया निकला, वो था MTNL का। हालांकि BSNL भी चलती अगर वो लिस्ट होती तो। असल में वजह उसकी सरकार बनी है। सरकारी कंपनी में सरकार वजह बन जाए ना तो फिर तेज़ी इसी तरह की आती है। संचार मंत्री चंद्रशेखर ने कहा है कि संसद में ये बात बोली कि वो इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं करने जा रहे हैं, सरकार इसको खुद मैनेज करेगी, खुद चलाएगी। प्रकाश परदेशी के पास और भी जानकारी है, एक बार उनसे समझ लेते हैं। शेयर 15% ऐसे नहीं रुका हुआ। प्रकाश, जरा बताएं आप। देखिए, सरकार ने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया है कि वो MTNL और BSNL के प्राइवेटाइजेशन प्लान के साथ नहीं बढ़ रही है। इनफैक्ट रिवाइवल प्लान के साथ आगे बढ़ रही है, और इसके पीछे की कई वजहें हैं। हालांकि सरकार ने पहले भी अपनी मंशा जाहिर की है और ये स्पष्ट किया है कि सरकार MTNL और BSNL का रिवाइवल करेगी। इसके लिए कई तरह के फाइनेंशियल पैकेज का भी ऐलान किया गया है। करीब करीब 3 लाख रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार दे चुकी है अलग अलग तरीके से। इसके अलावा कुछ दिन पहले कैबिनेट ने 6000 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट की घोषणा और की BSNL के लिए, ताकि जो MTNL का 4G नेटवर्क है उसका एक्सपेंशन किया जाए। और इसके पीछे की वजह यह है कि अगर आप न्यू PSC पॉलिसी देखें, जिसमें सरकार ने अपनी सरकार की जो पॉलिसी है बिल्कुल क्लियर है कि वो कम से कम 2 कंपनियां अपने कंट्रोल में रखेगी स्ट्रेटेजिक सेक्टर में, सो डैट कि प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली ना हो। और इसके कई दूसरी वजहें भी हैं, और एक इंपॉर्टेंट वजह यह है कि MTNL और BSNL जैसी जो कंपनियां हैं वो सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई ऐसे सेक्टर्स हैं, की एरियाज हैं, जहां पर ये दोनों ही कंपनियां एक्सक्लूसिव सर्विसेज अवेलेबल करा रही है, प्रोवाइड करा रही है, जहां प्राइवेट सेक्टर नहीं है। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए सरकार के लिए इंपॉर्टेंट है कि इन कंपनीज को फाइनेंशियली वायबल बनाया जाए, इनको अपने कंट्रोल में रखा जाए। और इसलिए सरकार ने ये मंशा जाहिर की है, पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया है कि प्राइवेटाइजेशन का मंशा नहीं है इस वक्त, बल्कि रिवाइवल प्लान पर सरकार फोकस कर रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है सरकार के सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट से, और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली न हो स्ट्रेटेजिक सेक्टर में, इस बात को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो MTNL पे आगे मोटा मोटी जो भी पूरी बात है सब बता दी है। रजत शर्मा, मैं आपके पास लौट रहा हूँ, और ज़रा ये बताइएगा कि आपका टेलीकॉम पे टेक क्या है। भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, साथ ही जियो, अभी MTNL भी है। अब ये डुओपोली नहीं, अभी है, चल रहे हैं 4 शेयर, 2 मुश्किल में है बट जिंदा अभी भी। मेरा डीपी जी इस पे व्यू ये है दैट टेलीकॉम एज अ सेक्टर, मैंने देखा है दैट खासकर भारती एयरटेल इसलिए इतना ज्यादा चला बिकॉज अभी तक तो डुओपोली ही थी, और जियो और भारती एयरटेल प्रीटी मच पूरा रोस्टर, पूरा मार्केट उन्हीं के कब्जे में था, चाहे वो लैंडलाइंस हो या फिर वायरलेस लाइंस हो, या टू अ लार्ज एक्सटेंट DTH भी हो। अब ये स्टारलिंक के आने से आई थिंक अगर आप एग्जाम्पल देखें, जैसे ब्राजील का एग्जाम्पल देखें, वहां पे टेलीकॉम कंपनीज का बहुत बुरा हाल हुआ पिछले 2 साल में स्टारलिंक के आने के बाद, बिकॉज वंस यू हैव सैटेलाइट एनेबल इंटरनेट है तो ये एकदम फाइबर ग्रेवयार्ड बन जाएगा, जो तारें डाली हुई हैं, जो एयरटेल ने इतना पैसा खर्ची, और अभी भी आप देखें उसका उनको पूरा फायदा मिला नहीं है। एयरटेल अभी भी बहुत एक्सपेंसिव मल्टीपल पे ट्रेड करता है, कंपनी पे बहुत कर्जा है। तो मुझे ये सेक्टर अभी बहुत शेकी सेक्टर लगता है। आई वुडेंट रेकमेंड इन प्राइसेस पे किसी को यहाँ पे एंट्री करने के लिए। उल्टा बेस्ड ऑन जो भी खबरें आ रही हैं, जो भी चल रहा है, नो डाउट डिमांड है बहुत ज्यादा वायरलेस, इट्स द फ्यूल ऑफ द कमिंग सेंचुरी एज दे से, जो डेटा है। बट लिटरली जब कोई चीज फ्री होने की कागार पे हो, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। एक बार स्टारलिंक आ गया इंडिया में तो इट्स जस्ट वन स्टेप इन द डोर। उसके बाद क्या होगा इस सेक्टर में, काफी उठापटक हो सकती है। तो मैं फंडामेंटली इस सेक्टर के बहुत ज्यादा फेवर में नहीं हूं, क्योंकि कोई भी सेक्टर जहां टेक्नोलॉजी के चेंजेस से
कंपनी का पूरा फंडामेंटल बदल जाए, वो हमेशा एक रिस्की बेट रहेगा। और वैसे ही अगर आप देखें जियो और एयरटेल बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। वोडाफोन आइडिया कंपनी ने खुद कहा कि हम अपनी कंपनी फ्री में सरकार को देने को तैयार है। तो दैट शोज कि कितना नेगेटिव सेंटिमेंट और कितना मुश्किल कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है इस सेक्टर में। तो मैं बिल्कुल इस सेक्टर से दूर रहने की सलाह दूंगा इनफैक्ट। Absolutely, we hear you there, रजत। और फंडामेंटल व्यू है और इस व्यू पर बिल्कुल गौर कीजिएगा। पर्टिकुलरली यहाँ पर टेलीकॉम, एमटीएनएल, भारती एयरटेल, इन तमाम स्टॉक्स पर विस्तार से एक जानकारी आपके लिए और ईटी नाउ स्वदेश के एक्सक्लूसिव भी आपके लिए। इस बीच आगे बढ़ते हैं और कुछ और पॉकेट्स, कुछ और स्पेसेस की बात करते हैं। कच्चे तेल की चाल इस पूरे हफ्ते में हमने देखा $69 बैरल से लेकर $71 बैरल के बीच ट्रेड करती हुई ब्रेंट क्रूड की चाल देखने को मिली। इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट होता है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर, ऑयल रिफाइनर्स पर। चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल जैसे स्टॉक्स पर भी एक नज़र होनी चाहिए। चेन्नई पेट्रो में करीब 3.25% की तेजी है, साथ ही एमआरपीएल में 6.5% तक की तेजी। कुणाल, आपसे जानना चाहेंगे ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, आईओसी, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, ये सारे के सारे स्पेसेस स्क्रिप्ट्स हैं जो कि कच्चे तेल की चाल का इम्पैक्ट इन पर दिखता है, क्या राय होगी? आई थिंक डेफिनेटली ये सब काफी ओवरसोल्ड टेरिटरीज में थे, तो एक टेक्निकल बाउंस आना था। जिस हिसाब से आज वॉल्यूम्स के साथ बाइंग हुई है, चाहे वो एमआरपीएल हो, चाहे वो चेन्नई पेट्रोल हो, या ऑयल इंडिया हो, आई थिंक एक टेक्निकल बाउंस है, सिंस ओवरसोल्ड टेरिटरीज है, मैं कुछ ज्यादा अपसाइड नहीं देख रहा हूँ। बट यहाँ से जो स्टॉक पसंद आ रहा है, जो वॉल्यूम्स के साथ बाइंग आई है, वो है एमआरपीएल। स्टॉक ने अपने 20 डीएमए पे सपोर्ट लिया है जो 110 के आसपास है। तो डिप्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। हाई लेवल्स पे मुझे लगता है कि स्टॉक 125 से 128 के लेवल्स बता सकता है। सो एमआरपीएल बाय है, बाकी सब करंट लेवल्स पे इग्नोर करें। से भी कम बचा है आज की क्लोजिंग के लिए। 3:10 ऑलमोस्ट होने जा रहे हैं। निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन भी है। कल बाजार बंद है, भारतीय बाजार, और इसी के चलते इस वक्त के सेंटिमेंट्स अगर मार्केट के देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ बैंक्स, फाइनेंशियल्स हैं जहां पर कुछ हद तक थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हर तरफ हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव। गेंस फ्रिजल आउट होते हुए 22,382 के स्तर पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ। ऊपरी स्तरों से इंडिसेस में भी, ब्रॉडर मार्केट्स में, बेंचमार्क्स में गिरावट इस वक्त देखी जा चुकी है। बैंक्स फिर भी संभालने की कोशिश करते हुए, लेकिन ऊपरी स्तरों से वहां पर भी गिरावट। फार्मा, एफएमसीजी, एनर्जी, आईटी, मेटल, ऑटो, हर तरफ बिकवाली का दबाव जो है वो बिल्कुल हावी होता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच रुपए पर नजर होनी चाहिए। आज सुबह भी हमने इसे टच बेस किया था। लगातार 2-3 ट्रेडिंग सेशन से डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती है और इस वक्त इस घड़ी रुपया दिन के ऊपरी स्तर पर है। निचले स्तर से 20 पैसे सुधर चुका है रुपया और $1 के दाम जो है 87 रुपए के नीचे फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। कह सकते हैं कि सारे के सारे वॉलेटाइल, कमजोर सिनेरियोज इस वक्त जो बाजार पर हावी हो रहे हैं, उसमें कुछ चीजें जो कि इस वक्त पॉजिटिव दिख रही हैं। ऐसे में रुपए की मजबूती और साथ ही कल इन्फ्लेशन प्रिंट भी आए थे। महंगाई को लेकर चिंताएं भी कुछ हद तक कम होती हुई नजर आ रही है। एक्सचेंज एंसिलरीज पर आदित्य, एक राय आपसे जानना चाहेंगे। बीएसई लिमिटेड के स्टॉक प्राइस को पुल अप करेंगे। एमसीएक्स, सीडीएसएल, इन स्टॉक्स पर भी नजर होनी चाहिए, लेकिन बीएसई लिमिटेड एंट्री अपॉर्चुनिटीज कहां पर मिलेंगी? 3954 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 1.5% के डाउन ट्रेंड्स इस वक्त। बिल्कुल, देखिए बीएसई ने काफी नेगेटिव ट्रेंड दिखाया है। स्टॉक में करेक्शन 6000 से लेके 4000 के लेवल पे देखने को मिला है। यहाँ पे एक लेवल बेस्ड अप्रोच फॉलो किया जा सकता है अगर तेजी का मन बनाना है तो। इधर ब्रेकआउट आएगा 4080 के ऊपर, यहाँ पे तेजी कर सकते हैं। अभी फिलहाल स्टॉक 3950 चल रहा है। 4080 के ऊपर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 3900 का और टारगेट रहेंगे 4200 से लेके 4400 के। बट लेवल बेस्ड ब्रेकआउट का इंतजार करें। ब्रेकआउट का इंतजार, अच्छी स्क्रिप्ट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, इस पर नजर जरूर रखनी चाहिए। अरे जोश से भरी ये शेयर भी हम दिन भर अपने एक्सपर्ट से पूछ रहे हैं और होली का उत्साह हम साफ साफ देख रहे हैं। गली कुचों से गुजरते हुए होली के गीत सुनाई दे रहे हैं। दफ्तरों में उमंग है, उत्साह है। हमारे एक्सपर्ट बिल्कुल होली के रंग में रंगे हुए हैं। बाजार का रंग थोड़ा सा लाल जरूर है, लेकिन हरा रंग अब चढ़ने में देर ज़्यादा नहीं है। निफ्टी बैंक उसके संकेत दे भी रहा है। आज थोड़ी सी ऊपरी स्तरों से सेल ऑफ आई है, लेकिन देखिए हमारी टीम जो है वो पूरी तरह से तैयार है होली के सेलिब्रेशन के लिए। और इस वक्त मैं सबसे ज़्यादा कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ तो वो मिस कर रहा हूँ मुंबई का अपना दफ्तर और अपना न्यूज़ रूम। वहाँ से हमारे सारे के सारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, बताइए कैसा माहौल है, क्या मूड है वहाँ पर?
बिल्कुल, जैसे अभिषेक जी आप मिस कर रहे हैं मुंबई की इस न्यूज़ रूम की होली को, वैसे ही हम आपको और डिम्पी को मिस कर रहे हैं यहाँ पर। और लेकिन इस बार स्वदेश की जो होली है वो थोड़ी अलग है। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस बार हम एक खास संदेश दे रहे हैं इको फ्रेंडली होली का, और फूलों से होली आज स्वदेश के न्यूज़ रूम में खेली जा रही है। और आज सभी देख रहे हैं पूरे होली के रंग में रंगे नज़र आ रहे हैं। और आज सबसे पहले हम अपने दर्शकों को इसी फूलों की होली के साथ शुभकामनाएं देंगे। तो एक बार विश्वमोहन, चलिए तो हम अपने पूरी टीम के साथ होली है, होली है। तो आप देख सकते हैं अभिषेक कि पूरी तरह से जो न्यूज़ रूम है वो उत्साह में है, इंतजार कर रहे हैं कि बस कब दफ्तर से छुट्टी मिले। और नहीं, होली तो आप फूलों वाली खेल रहे हैं, बट होली बिना गाए अधूरी रह जाती है। थोड़ा गा के भी तो हो जाए। हम तो हमारे पास इन हाउस बहुत ही जबरदस्त टैलेंट है। आनंद आप आगे आए सर। तो होली का एक गीत हो जाए। आनंद आप शुरू करिए। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। होली है। तो टीम स्वदेश की ओर से सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छी लग रही तस्वीरें। देखिए क्या है ना कि हम लोगों का देश ऐसा है, मतलब हर हफ्ते अगर आप जोड़ेंगे तो हर हफ्ते कोई न कोई त्यौहार पड़ ही जाएगा। और होली और दिवाली तो ऐसे पर्व हैं जो पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। तो आज होलिका दहन का पर्व होगा, कल होली मनाई जाएगी और शाम को फिर होली के अलग रंग दिखेंगे। गुलाल अबीर वाली भी शाम को होली खेली जाती है तमाम हिस्सों में। और ये खूबसूरत तस्वीरें, एक छोटी झलक हमारे न्यूज़ रूम से हमने आपको दिखा दी है। प्रशांत और विश्वमोहन और तमाम जो भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं, सभी का बहुत शुक्रिया ये बेहतरीन छटा लेकर आने के लिए। लेकिन चलिए 3:18 के आसपास समय हो गया है। अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं और उनसे ज़रा ये समझ लेते हैं कि आपके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में हरियाली लानी हो तो BTST या फिर STBT के ट्रेड्स कौन से होंगे? कुणाल, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बताइए क्या आपने सिलेक्ट किया है BTST के लिए? आई थिंक जहाँ पे BTST का ट्रेड बन रहा है वो फार्मा स्पेस में से है, और वहां से मुझे जो स्टॉक अच्छा लग रहा है वो है सिप्ला। स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, प्लस पिछले 2 दिन का हाइस को भी सरपास कर रहा है। तो यहाँ पे बाई की सलाह रहेगी। 1460 के आसपास स्टॉक चल रहा है, आपको स्टॉप लॉस रखना रहेगा डाउन साइड पे 1440 का। टारगेट्स मेरे रहेंगे अप साइड पे वो 1480 और 1500 और 1500 के टारगेट होंगे सिप्ला के लिए। 1440 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है सिप्ला में। ठीक है आदित्य, आपके लिस्ट में कौन सा शेयर है? देखिए मेरे लिस्ट में शेयर है फार्मा सेक्टर, जहाँ हरे रंग अच्छे से दिख रहे हैं, तो फार्मा को बाय कर सकते हैं 168 में। स्टॉप लॉस रहेगा 1660 का, रेट रहेंगे इसमें 170525 के। सन फार्मा आपने बोला आदित्य? हाँ जी, सन फार्मा मेरी पिक रहेगी, BTS पिक फार्मा स्पेस। ठीक है, सन फार्मा में BTST करने की सलाह है आदित्य की तरफ से। रजत जी, आज हम देख रहे हैं कि देखिए इतना बड़ा कंजम्पशन वाला त्यौहार सामने खड़ा है। इसके बाद ईद ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि रमज़ान चल रहे हैं, ईद का पर्व आएगा। ये FMCG वाले शेयर सुस्त हैं। आप देखिए ब्रिटानिया में कमज़ोरी है, हम देख रहे थे कि HUL भी कमज़ोर है। जब बजट आया था 1 फरवरी को तो ऐसा कहा गया था कि नहीं, जो इनकम टैक्स में जो रिलीफ मिली है वो कंजम्पशन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन उस वक्त हम इंडेक्स को देख रहे थे, निफ्टी FMCG इंडेक्स को 58,000 के आसपास, वो गिरते गिरते 51,000 के आसपास आ गया। ऐसा क्यों है? मतलब क्या इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी है क्या बाजार की? नहीं, आई थिंक इसका सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि बजट आने के बाद अभी किसी भी क्वार्टर के नंबर्स आए नहीं है। तो बजट में जो फायदा मिला है टैक्स पेयर्स को, उसकी वजह से जो कंजम्पशन में रिवाइवल आएगा उसको आने में कम से कम 3 से 4 क्वार्टर तो लगेंगे। और दूसरी चीज, ये काफी सेंटिमेंट ड्रिवन होता है। एक बार अगर कोई सेक्टर चलना शुरू करता है तो वहां से चलता ही चला जाता है, और आई थिंक यही होगा। और अब जो आई वाज सरप्राइज, रिटेल इन्फ्लेशन के जो नंबर्स आए आज में 3.6% पे, तो फंडामेंटली तो सब बहुत अच्छा दिखता है। बट आई थिंक ये इतने टाइम से स्लो डाउन में FMCG सेक्टर
दैट इसको टाइम लगेगा, नंबर्स धीरे धीरे अच्छे आने शुरू होंगे और उसी के बाद ये सेक्टर चलना शुरू करेगा। इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स, वो फ्लेवर ऑफ द मंथ नहीं है ये सेक्टर, बट हाँ अगर आप देखें तो ये काफी सारी कंपनियां, और एक रीजन और है इसका अगर मैं आपको बताऊं जिसकी वजह से अगर आप मेरे से मेरा होली का पिक बोलेंगे, मैं वैसे एक्चुअली खुद एक फार्मा सेक्टर से स्टॉक देना चाहता था, सनोफी इंडिया, जो हमने अभी अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। इसने दो कंपनी डिवाइड की थी, सनोफी इंडिया और सनोफी हेल्थ केयर। सनोफी इंडिया काफी अच्छे इसके रिजल्ट्स आए थे अभी लास्ट क्वार्टर के, और इनका कार्डियोवास्कुलर बिजनेस थ्रू मर्जर्स काफी ग्रो कर रहा है। बट एक ये स्टॉक है, बट दूसरा एक स्टॉक जो बिल्कुल ही नहीं चला, हिंदुस्तान यूनिलीवर। आई थिंक हम उसका स्टडी कर रहे थे और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है उन्होंने अपनी डिजिटल रीच नहीं बढ़ाई। सो आई थिंक डिजिटल चैनल्स के आने के बाद, चाहे ब्लिंकिट हो और ये जितने भी ऑनलाइन ग्रोफर्स, बिग बास्केट, जहां पे पहले क्या होता था आपको दुकान में जाके जब खरीदारी करनी पड़ती तो शेल्फ पे सिर्फ बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट्स को मिलता था। क्योंकि अब खरीदारी लोग ऑनलाइन कर रहे हैं तो हर छोटे से छोटे प्रोडक्ट को, वही बटर या वही पीनट बटर या वही आइसक्रीम, 6-7 पेयर्स भी होंगे तो सबको शेल्फ स्पेस मिला है। तो पीपल आर ट्राइंग न्यू थिंग्स। ये अब धीरे धीरे अभी इन्होंने मिनिमलिस्ट को अक्वायर किया है, धीरे धीरे ये कंपनी अभी सीख रही हैं और आई थिंक इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। सूनर देन लेटर दे विल अडैप्ट टू इट। और जैसा कि आपने कहा, जो टैक्स का बेनिफिट मिला है कंज्यूमर्स को, इसकी वजह से कंजम्पशन तो बढ़ेगी, स्पेशली टियर 2 टियर 3 सिटीज में रूरल कंजम्पशन भी बढ़ेगी इन प्रोडक्ट्स के लिए। तो नो डाउट एफएमसीजी बहुत अच्छी स्पेस है अभी बाय करके चलने के लिए। तो अगर कोई दूसरा मुझे एक स्टॉक देना हो जो बिल्कुल नहीं चला, 2-3% से जिसका CAGR से स्टॉक प्राइस ग्रो कर रहा है, वो होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो अगर इस होली से अगली होली तक भी अगर आप देखें तो मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं इसमें बहुत अच्छी रिकवरी आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है जी, तो सनोफी इंडिया एक और शेयर आपको मिल गया, फार्मास्यूटिकल्स का है, डरिएगा नहीं, शेयर फार्मास्यूटिकल्स का है, आपको इसका वैसे कोई नुकसान नहीं होगा और इसका बेनिफिट ही होने वाला है सनोफी इंडिया। आगे बढ़ते हैं, एक और जानकारी आपके सामने रखते हैं। होली का पर्व है तो एक कम और समझना ज़रूरी है कि पिछली बार जब होली थी और इस बार जब होली है तो बाज़ार कितना बदल गया, कौन से शेयर बदल गए, किस में लाल रंग आ गया और हरे रंग वाले कितने शेयर बच के रह गए। इस पे पूरी डिटेल मेरे सहयोगी अंश के पास है, आइए समझ लेते हैं। अंश बताएं आप प्लीज़। तो हमने डेटा कलेक्ट किया है पिछले होली से लेके इस होली तक और बाजार में कमाल की होली खेली गई है, क्योंकि हमें सिर्फ हरा निशान नहीं लाल निशान भी नजर आया है। अगर ब्रॉड इंडस्ट्रीज के मूव्स देखें तो निफ्टी 1.5% चढ़ता हुआ नजर आया है, मिड कैप भी हरे निशान के साथ बंद होता हुआ जा रहा है, 2.2% का यहाँ पे अपमूव देता हुआ नजर आया। लेकिन स्मॉल कैप देखे तो ये लाल निशान में है 0.7% के साथ। अब अगर हम सेक्टोरल इंडिसेस देखें तो यहाँ पे भी काफ़ी मिला जुला सेशंस रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो निफ्टी फार्मा 8.3% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मेटल इंडेक्स भी 8% से बढ़ता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ बैंक देखे, IT देखे तो ये दोनों भी हमें हरे निशान में दिखते हैं। लेकिन अगर हम सेक्टर लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे टॉप लूजर निफ्टी एनर्जी दिखता है, जो कि 17% गिरता हुआ नजर आया है। इसके साथ साथ निफ्टी रियल्टी, निफ्टी FMCG और निफ्टी ऑटो जैसे भी इंडेक्स है जो लाल निशान में नजर आ रहे हैं। अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो निफ्टी की गेनर्स देख लेते हैं और यहाँ पे हमें BEL, M&M और श्री फाइनेंस और साथ ही साथ भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं जो हरे निशान में दिख रहे हैं, जिसमें 30 से 40% का एक अच्छा अपमूव बनता हुआ दिख रहा है। लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, अडानी एंटरप्राइजेस और हीरो मोटोकॉर्प जैसे शेयर्स नजर आ रहे हैं, जिसमें 25 से 50% की गिरावट होती हुई नजर आ रही है। एफएनओ लिस्ट भी देख लेते हैं और यहाँ पे गेनर्स देखें तो इस लिस्ट में हमें डिक्सन टेक, BSE, पेटीएम और कोरोमंडल इंटरनेशनल जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिसमें 60 से 90% की अच्छी बढ़त होती हुई नजर आ रही है। तो लूजर्स अगर देखें तो यहाँ पे लाल निशान में हमें अडानी ग्रीन, डिलीवरी, वोडाफोन आइडिया और बिरला सॉफ्ट जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं जो लगभग 40 से 50% गिरते हुए दिख रहे हैं। आखिर में निफ्टी 500 इंडेक्स भी देख लेते हैं और इस लिस्ट में देखें अगर मूवर्स में तो 50% से ज़्यादा जिन स्टॉक्स ने मूव दिया है वहाँ पे हमें कुछ 30-31 स्टॉक्स नजर आते हैं और लाल निशान में देखें जो 50% से ज़्यादा गिरे हैं तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ 6 स्टॉक नजर आते हैं। तो ऐसा देखा जाए तो काफ़ी मिला जुला ये साल रहा है अगर पिछले होली से इस होली तक का देखें तो।
बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन रिसर्च हमारे बीच रखने के लिए। सो होली से होली तक का पूरा लेखा जोखा, कौन से स्पेसेस में कौन से स्टॉक्स रहे जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला, रिटर्न्स कितने मिले, निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी, मिड कैप, स्मॉल कैप, साथ ही बैंक निफ्टी, बैंक्स एंड फाइनेंशियल स्पेस से, और ड्रैग्स कहाँ से यानी कमजोरी कहाँ से, मिला जुला साल कह सकते हैं होली से होली तक का। लेकिन REC PFC के चार्ट्स पर एक क्विक व्यू आदित्य आपसे जानना चाहेंगे। देखिए पिछले दिनों हमने देखा है कि कुछ तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं जो कि REC PFC के लिए पॉजिटिव हैं, और ब्रोकरेजेस की माने तो 700 तक के टारगेट्स REC में नजर आ सकते हैं। आज आप देखिए 1.25% तक की मजबूती 400 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। वहीं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में 660 तक के लक्ष्य भी अनुमान किए गए हैं ब्रोकरेजेस की तरफ से। आपकी राय क्या होगी REC PFC पर? ये स्टॉक्स में काफी बेहतरीन तेजी देखने को मिली है लास्ट 10 दिनों में, बट रिसेंटली थोड़ा सा नैरो रेंज में स्टॉक फंस चुका है, तो एक ब्रेकआउट का वेट करेंगे। यहाँ पे लेवल बेस्ड स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी रहेगी। अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 406.30 पे। इस स्टॉक में ब्रेकआउट 415 के ऊपर आएगा, 415 के ऊपर इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 405 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 425 से लेके 435 के। ठीक है सर, अब हम बढ़ रहे हैं जरा क्लोजिंग की तरफ। तो आज वैसे तो काफ़ी हद तक निराशा लगी है मार्केट्स की, लेकिन फिर भी किसी तरह से 1-2 लेवल्स बच के गए हैं। जैसे 22,300 फिर से बच गया। आज चाहता बाजार तो आज हम 22,600 के आसपास क्लोज करके एक बढ़िया पिक्चर ड्रॉ करके जाता, 3 दिन की खुशी रहती, और उसके बाद सोमवार को नए ऊर्जा नए एनर्जी के साथ आते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाल रंग गहरा पड़ गया बाजार में हरे रंग के मुकाबले। निफ्टी बैंक का भी यही था, दिन भर आज अच्छी स्ट्रेंथ दिखाने के बाद लास्ट के 2 घंटे में बैंक निफ्टी ने भी आखिरकार सरेंडर कर ही दिया, लेकिन किसी तरह से ये 48,000 के लेवल को बचा के जा रहा है। बाजार में ग्रोथ तो नहीं दिख रही है, बट बाजार में जो एक सपोर्ट दिख रहा था वो फीका नहीं पड़ना चाहिए। ये बहुत मेहनत से, बहुत यत्न से, बहुत एफर्ट्स के साथ ये लेवल्स को एज अ सपोर्ट लेवल्स को बनाया गया है। इंडिया विक्स करीब 2 से 2.5% अभी आज नीचे बंद हुआ है, तो थोड़ा आगे चल के आप वॉलेटिलिटी को थोड़ा और भी कम होता हुआ देखेंगे, मार्केट रेंज में रहेगा। बड़े शेयरों में HDFC, रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, L&T, HUL, इन सब का साथ कोई बाजार के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं था। बहुत सारे शेयर्स तो बाकायदा लाल निशान में भी बंद हुए हैं। जिनके लिए दिन आज अच्छा गया, मैं पहले उन शेयर्स के भी नाम बता देता हूँ। डेरिवेटिव्स के खासकर डी मार्ट के लिए दिन अच्छा गया, आज कैम्प्स के लिए दिन अच्छा गया, वरुण बेवरेजेस के लिए दिन अच्छा गया, और अच्छा गया दिन अडानी ग्रीन्स के लिए भी। ये कुछ एक वो शेयर्स हैं जिनके लिए दिन आज मार्केट्स के लिए काफ़ी बेहतर गया। और जिनका दिन खराब था, यानी कि जो शॉर्ट्स के कैंडिडेट बने, उसमें पॉलिसी बाजार, भारत फोर्ज और क्रॉम्पटन जैसे शेयर्स थे, जहाँ पे 3 से 5% तक की भी गिरावट आपको देखने को मिली है। मिड कैप शेयरों की हालत भी आज कोई बहुत अच्छी नहीं थी, वो भी आज दबाव में ही बंद होते हुए दिखे हैं। तो कुल मिला के ठीक होली से पहले आज बाजार किसी तरह से अपने आप को बस बचाते हुए बंद हुआ है। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो बताने के लिए सफिशिएंट है कि मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडेक्सेस में भी कुछ खास बड़ा मोमेंटम नहीं आया, बल्कि इन्होंने भी आधे से पौने 1% तक की गिरावट दिखाई है। आज बस एक ही गिला शिकवा जो मार्केट से रह गया वो ये था कि चीज़ें बेहतर थी, 2 दिन की हुई मेहनत थी। अगर आप चाहते तो बहुत बढ़िया तरीके से क्लोज भी कर सकते, लेकिन हुआ नहीं। तो कुछ लंबा इंतज़ार होने जा रहा है। हम मिडल ऑफ द सीरीज में आ जाएंगे जब हम सोमवार को आएंगे। तो सोमवार को आते 17 तारीख होगी, मिडल ऑफ द सीरीज़ है, फिर 10-12 दिन रह जाएंगे और उसके बाद ये सीरीज़ भी ख़त्म हो जाएगी मार्च की। मार्च की सीरीज़ में कुछ अच्छा हुआ नहीं हुआ, लेकिन बुरा होने से ये बच रहा है कि नेगेटिव नहीं हो रहे हैं हम। अभी भी हमने 22,200-300 की रेंज को प्रोटेक्ट किया हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा और शांत रहें, बेहतर रहें, और हमारे यहाँ पे भी कुछ ऐसे मैक्रोज नंबर्स आएँ जो ये इंडिकेट कर दें, और FIs आ जाएं तो काम बन जाएगा। तो सिचुएशन सारी ठीक है, बट बदलाव कुछ नहीं है, बस इतना ही कहना चाहते हैं। तो ना अच्छे में बंद हुए ना बुरे में बंद हुए, जैसा है वैसा ही बाजार कल जैसे लेके गए थे, छोड़ के गए थे, आज वैसा ही पाके वापस गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच आपका ओशो, आज कार्यक्रम समय देने के लिए। और अजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आज आदित्य, और शुक्रिया आपका भी आज कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए मेरे को और
अभिषेक और मानसी को आप इजाज़त दे सकते हैं। अगला कार्यक्रम रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, उसको एंजॉय कीजिए। नमस्कार एंड हैप्पी होली।